हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई बोर्ड की साइट से सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर रिलीज कर दिए गए हैं। सो 2021 से 22 के सेशन के लिए गाइस, टर्म 1 के लिए आपका मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का 041 कोड वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर हम लोग सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, उसके सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन ये जो पूरा आपका एग्जाम पेपर है, सैंपल पेपर है, इसको हमने पार्ट्स में सॉल्व किया है जिससे कि आप इजीली सॉल्व कर सके। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो यहाँ पर गाइस आपको क्या कहा है दैट कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए कि 90 मिनट्स का पेपर होगा। 90 मिनट्स ध्यान रखना, मीन्स 1 आवर 30 मिनट्स। ओके, एंड 40 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 पार्ट्स ए बी सी। कितने पार्ट्स होंगे? 3 पार्ट्स होंगे, 3 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच। एनी 16 क्वेश्चन आर टू बी अटेम्प्टेड। कोई भी 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 20। नाउ सेक्शन बी अगेन कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच। एनी 16 क्वेश्चन आर टू बी अटेम्प्टेड। कोई भी 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एंड सेक्शन 16 कंसिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 केस स्टडीज। एनी अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन। कोई भी 8 क्वेश्चन आपको उनमें से अटेम्प्ट करने हैं। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। राइट, सो आइए सेक्शन एक तरफ मूव करते हैं। In section A consists of 20 question of 1 marks each. Any 16 question are to be attempted. So guys, मैं तो आपको 20 के 20 क्वेश्चन ही सॉल्व करके दिखाऊंगी, बट आप लोग एग्जाम में कोई भी 16 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज योर चॉइस। सो इन दिस क्वेश्चन, इन दिस पेपर वी विल, इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व सेक्शन ए, राइट, एंड नेक्स्ट सेक्शन बी वी विल सॉल्व इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो आइए सेक्शन ए सॉल्व करते हैं। In this section, the ratio of LCM and HCF of the composite and least prime numbers is। तो गाइज आपको क्या दिया हुआ है कि जो आपका LCM है और HCF है वो क्या है? वो लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर्स का आपका रेशो है। ठीक है, वो रेशो है। तो रेशो ऑफ एलसीएम यानी कि लीस्ट कंपोजिट नंबर, रेशो ऑफ एचसीएफ इट मींस लीस्ट प्राइम नंबर्स। अब सबसे पहले बताइए कि लीस्ट कंपोजिट क्या होता है एंड लीस्ट प्राइम नंबर्स क्या होता है। बेसिकली प्राइम नंबर्स मैंने आपको अच्छे से बताए हुए हैं क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स बताए हैं। रियल नंबर की फर्स्ट वीडियो जो मैंने पूरा चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट समझाया था, उसी में ही सब चीज़ें क्लियर की हुई है। अगर आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। चैप्टर 1 का पूरा कंसेप्ट वहाँ क्लियर है। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, रेशियो नंबर्स, इरेशियो नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, पूरा डायग्राम से मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। सो प्राइम नंबर्स जो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से होते हैं, 2, 3, 5, 7। ठीक है, एंड कंपोजिट नंबर जो अपने से और वंस के अलावा भी किसी तीसरे से भी डिवाइड होते हैं, जैसे कि 4, 6, 8। ठीक है, ये क्या है आपका कंपोजिट नंबर है। अब बात आती है लीस्ट कंपोजिट। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 होता है। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4 होता है। ऑब्वियसली 2, 3 तो आपके प्राइम नंबर है। सो उसके बाद क्या है? 4, तो वही आपका कंपोजिट नंबर होगा। सो गाइज यहाँ पर आपका देखिए, इस चीज़ में मिस्टेक नहीं करनी। एलसीएम का एंड एचसीएफ, तो एलसीएम के लिए लीस्ट कंपोजिट यानी कि 4, एचसीएफ के लिए लीस्ट प्राइम, इट मीन्स 4:2। तो 4:2 मीन्स 2:1। सो गाइज मैंने आपको यहाँ पर सॉल्यूशन यहाँ से अवेलेबल भी कराए हैं, सो आप यहाँ से भी देख सकते हैं इनके सॉल्यूशन। देखिए, इसी रेशो में जैसे हमें गिवन है उसी में ही लिखना है। एलसीएम और एचसीएफ का रेशो दिया है। लीस्ट कंपोजिट नंबर इट मीन्स आपका 4 पहले आएगा, लीस्ट प्राइम नंबर इट मीन्स 2 आपका बाद में आएगा। तो रेशो हो जाएगा 2:1। क्योंकि आपके यहाँ पे 1:2 भी दिया हुआ है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जल्दी में 1:2 भी कर देते हैं। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, देखना है एलसीएम और एचसीएफ का रेशो दिया है, पहले लीस्ट कंपोजिट दिया है एंड फिर लीस्ट प्राइम नंबर दिया है, दैट मीन्स 4:2, और उसे हम क्या लिखेंगे? 2:1। It means option B is your right answer. Okay. Now the value of k for which the lines 5x plus 7y equals to 3 and 5x plus 21y equals to k कोइंसाइड इज। सो गाइज कोइंसाइड के लिए जैसे कि आपको मैंने चैप्टर 3 अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, पूरा फुल कंसेप्ट बताया हुआ है। उसकी भी फर्स्ट वीडियो में मैंने पूरे चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है। सो कोइंसाइड मीन्स आपकी कोइंसाइड के लिए कंडीशन क्या होती है कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। कोइंसाइड का मतलब सभी लाइन्स एक ही पर आ जाए, और जो ये कंडीशन है A1/A2, B1/B2, C1/C2, ये क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, सो आइए इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। अगर हमने जैसे इक्वेशन से कंपेयर करेंगे गाइस, तो A1 5, A2 15, B1 7, B2 21, C1 3 एंड C2 क्या हो जाएगा? K हो जाएगा।
तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि हम इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करते हैं। सो यहाँ पर -3 और -k लेंगे, ठीक है। तो 5 3 ज़ा 15, 7 3 ज़ा 21। अब गाइस k की जगह पर क्या वैल्यू रखें, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो k की प्लेस में क्या रखें कि अपॉन में 3 आए, क्योंकि कोइंसाइड बनाने के लिए तो नीचे की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि जो 3 से डिवाइड हो जाए जितने टाइम c हुआ। जैसे 5 3 ज़ा 15, सबके डिनोमिनेटर में 3 है एंड न्यूमिनेटर में 1 है, डिवाइड करते हैं। 7 3 ज़ा 21, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, लाइक यहाँ पे अगर 9 होता है तो 3 3 ज़ा 9, तो हम डिवाइड कर सकते हैं। इट मीन्स k की वैल्यू क्या होगी, 9 होगी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, now next question, a girl walks 200 meter towards east and then 150 meters toward north. The distance of girl from the starting point is. So guys हम इसको डायग्राम से समझेंगे। सो आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, राइट। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन, ए गर्ल्स वॉक 200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। तो ये लीजिए, हमने एक यहाँ से ले लेते हैं 200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। 200 मीटर्स कहाँ मूव किया, ईस्ट की ओर मूव किया। एंड देन 150 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। तो नॉर्थ अबव डायरेक्शन में होता है, अबव डायरेक्शन में 150 मीटर्स मूव किया, राइट। तो ये कितना हो गया आपका, 200 हो गया, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे 200 लिख दिया एंड ये आपका कितना हो गया, 150 हो गया। चलिए, नाउ द डिस्टेंस ऑफ द कर्व फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, इज। तो यहाँ पे जब आप पहुंच गए तो यहाँ से आपके डिस्टेंस पूछी है, तो गाइज ये पूछी है एंड ये हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं। ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन के बीच में कितना डिग्री का एंगल्स होता है, 90 डिग्री का ही होता है ना, ईस्ट और नॉर्थ। तो नॉर्थ में जाने के लिए यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा, तो ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो ना इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। इट मीन्स जो ये हाइपोटेन्यूज होता है इसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला। दैट मीन्स 200 का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर। सो गाइज आइए चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमने पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लिया। 200 स्क्वायर प्लस 150 स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। डिस्टेंस स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो क्योंकि हमें सिर्फ हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है, तो जो स्क्वायर है वो राइट साइड में जाएगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो 200 का जब हमने स्क्वायर किया तो 40,000 हो गया, 150 का जो स्क्वायर किया तो 22,500 हो गया, ऐड किया तो 62,500 हो गया, और जब हमने स्क्वायर रूट हटाया तो 250 मीटर आंसर हो गया। इट मीन्स यहाँ से आपका ये क्लियर हो जाता है, डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज 250 मीटर। सो गाइज यहाँ से आपका ये क्लियर हो जाता है कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली, ये कितनी मीटर है, 250 मीटर है। सो वी कैन से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, समझ आया। सो गाइज समझ आया, वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए, समझ आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं। द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस। सो गाइज इसको भी हम डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आपको डायग्राम में क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ डायगोनल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक अपना रोम्बस बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रोम्बस बना लेते हैं सबसे पहले। सो रोम्बस जस्ट लाइक इस टाइप से होता है आपका, जिसकी ये दो लाइन पैरेलल होती है, ठीक है। तो जस्ट लाइक इस टाइप से। तो हम ये फॉर एन एग्जांपल गाइज मैं आपको डायग्राम बना के दिखा दी हूँ। ये आपके क्या होते हैं, डायगोनल्स होते हैं, राइट। तो दो डायगोनल्स दिए हैं, एक 24 दिया है और ये हमने मान लेते हैं 24 है, ठीक है। और ये हम मान लेते हैं 32 का है, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, तो क्या पूछी है, ये जो लेंथ, ये हाइट, इट मीन्स ये जो है आपकी वैल्यू, ये वैल्यू आपसे पूछी है, ये लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है, ठीक है। ये आपको बताना है। अब सबसे पहले आप अच्छे जानते हैं जो रोम्बस होते हैं उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट भी करते हैं, क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इट मीन्स ये पूरा डायगोनल 12 है तो ये 24 है तो ये 12 एंड ये भी 12 होगा। ये पूरा डायगोनल 32 है तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 16, एंड ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16, ठीक है। तो इस अगर हम ट्रायंगल ए, इसको ए मान लेते हैं गाइज, एंड इसको हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, इसको हम यहाँ पर सी मान लेते हैं, इसको हम यहाँ पर
डी मान लेते हैं, राइट। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को ये एल्टीट्यूड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो आइए हम लोग वर्कशीट से देख लेते हैं। आप अच्छे जानते हैं कि एरिया ऑफ रोम्बस किसके इक्वल होता है, 1/2 साइड इंटू साइड के इक्वल होता है, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला अच्छे से मालूम है। सॉरी, 1/2 डायगोनल इंटू डायगोनल के इक्वल होता है, ठीक है। एक तो फॉर्मूला हमारा ये होता है, एक होता है एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला बेस इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है। दो ये फॉर्मूले होते हैं। अब हम लोग अगर बेस एरिया ऑफ रोम्बस बेस इंटू एल्टीट्यूड से कैलकुलेट कर लें तो हमें गाइज यहाँ पर एरिया तो मालूम नहीं है और बेस भी मालूम नहीं है, दोनों चीजें ही हमें मालूम नहीं है, ना ही एल्टीट्यूड मालूम, तीनों में से कोई भी चीज आपको मालूम नहीं है। तो एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है, इसके लिए हमें एरिया ऑफ रोम्बस और बेस तो हमें मालूम होना चाहिए, तभी तो हम एल्टीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं ना। सो एरिया ऑफ रोम्बस किसके इक्वल होता है, 1/2 d1 इंटू d2। तो d1 d2 क्या होता है, डायगोनल्स होता है। यस, दोनों डायगोनल्स आपको दिए हुए हैं तो हम डायगोनल्स की वैल्यू पुट कर देंगे। एरिया ऑफ रोम्बस तो भाई हम फाइंड आउट कर लेंगे, 1/2 24 इंटू 32। तो 2 से 24 को कट करेंगे 12 आ जाएगा, 12 की 32 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नाउ गाइज अब आपको एरिया तो मालूम हो गया बट बेस मालूम नहीं है, ठीक है। बेस भी तो चाहिए, तो जो आप डायग्राम में मैंने आपको अभी दिखाया, ये जो बेस है, ये आपका बेस है, ये बेस फाइंड आउट करना है। सो आपके क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो ये 12 हो गई, ये आपकी कितनी हो गई, 16 हो गई वैल्यू। तो यहाँ पर अगेन क्योंकि जो रोम्बस के जो आपके जो आपस में एक दूसरे पे कितना डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। तो गाइज ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। सो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसे आप ए ओ मान लीजिए, ओ मान लीजिए इसको, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे एंड गाइज बेस फाइंड आउट कर लेंगे। तो साइड स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे, 144 प्लस 256 इट मीन्स 400। तो साइड की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 सेंटीमीटर। सो गाइज बेस इक्वल्स टू कितना आ गया, 20 आ गया आपका। सो एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है, अब तो बहुत ईजी है। एरिया ऑफ रोम्बस बेस इंटू एल्टीट्यूड का फॉर्मूला लगाइए इसमें, एल्टीट्यूड इक्वल्स टू एरिया ऑफ रोम्बस डिवाइडेड बाय बेस। तो 384/20 इट मींस 19.2 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर ऑफ द एल्टीट्यूड। सो गाइस इस तरीके से आप एल्टीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो नाउ यहाँ से अगर हम देखते हैं लास्टली आपका 19.2 आंसर आया, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ से ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे आप डी लिखेंगे क्योंकि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ गाइज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। Two pairs coins are tossed. What is the probability of getting at most one head? आपने क्या टॉस किए गाइज, 2 कॉइन्स टॉस किए हैं। तो मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का बहुत ही अच्छे से चैप्टर का कंसेप्ट डिटेल में बताया हुआ है, RS अग्रवाल के सॉल्यूशंस भी बताए हैं, इनसे अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए हैं। सो वो सभी देख लीजिएगा। अगर आपने मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स प्रोबेबिलिटी की वीडियो देखी है, सो इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन मैंने इससे पहले वीडियोज में प्रोबेबिलिटी में करा चुका है, बताया भी था, बहुत इंपॉर्टेंट है। एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट वन हेड का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक और ना भी हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो इट मीन्स 2 कॉइन्स टॉस किए तो टेल टेल, हेड हेड, हेड टेल या टेल हेड, 4 ही ऑप्शन होंगे। तो एटमोस्ट 2 यानी कि हेड टेल टेल हेड 2 ऑप्शन तो ये हो गए, और ना भी हो तो चलेगा, इट मीन्स टेल टेल। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 3, एंड टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/4। इट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो ये आप वर्कशीट से भी देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 यही, एट मोस्ट वर्ड याद रखना, एट मोस्ट टोटल आउटकम्स इतने होते हैं। तो एट मोस्ट मीन्स ज्यादा से ज्यादा एक और ना भी हो तो भी चलेगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा एक हो सकता है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 3, एंड टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 4। सो गाइज इट मीन्स आपका 3/4 इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन ए इज राइट। Now moves toward question number 6, triangle ABC, पैरेललोग्राम। आपसे क्या बोला, ट्राइंगल ABC, ठीक है, एंड ट्राइंगल PQR, ये क्या है, आपस में इक्विलेटरल है, ठीक है। इफ AM एंड PN आर 2 एल्टीट्यूड्स, AM और PN क्या दे दिया आपको, 2 एल्टीट्यूड्स दे दिए ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR रेस्पेक्टिवली। सो AB स्क्वायर PQ स्क्वायर रेशो किसके इक्वल है, 4:n। तो AM और PN पूछा है। तो आइए इसको डायग्राम से सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले हम लोग गाइस 2 ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने एक ट्रायंगल दिस एंड सेकंड ट्रायंगल इज दिस। तो A और ये हमने मान लिया B और ये हमने मान लिया C, ये आपका P मान लिया क्योंकि ट्रायंगल PQR है ये आपका, ठीक है।
तो ये हो गया आपका Q एंड ये हो गया आपका R, और ये हमारी क्या हो गई, एल्टीट्यूड्स हो गए, ये हमारे एल्टीट्यूड्स हो गए, जो कि ये है आपका N एंड ये हो गया आपका M। राइट, सो AM और PN आपके एल्टीट्यूड्स हो गए एंड आपसे बोला है AB स्क्वायर रेशो PQ स्क्वायर किसके इक्वल है, 4 रेशो N के। तो AB और PQ की वैल्यू दे दी है, AB स्क्वायर 4 और PQ स्क्वायर किसके इक्वल दे दिया गाइज आपको, 4 रेशो N के। नाउ फ्रेंड्स वर्कशीट की तरफ चलते हैं, वर्कशीट से देखते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया हुआ है चीज़ें सब, ठीक है, चैप्टर जब एक्सप्लेन किया था कि रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड्स किसके इक्वल होता है, रेशियो ऑफ साइड्स फॉर सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, जब आपके ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड किसके इक्वल होता है, रेशियो ऑफ साइड्स के, ये आप अच्छे जानते हैं। और यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही दिया है ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQR के। ठीक है, तो इस केस में आपका रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड्स रेशियो ऑफ साइड के इक्वल होता है। तो क्योंकि आपको AB स्क्वायर रेशियो PQ स्क्वायर किसके इक्वल दिया है, 4/9, दैट मीन्स वहां से AB रेशियो PQ किसके इक्वल आ गया, 2:3 के। सो AM रेशो PN भी किसके इक्वल हो जाएगा, 2:3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करने का एक तरीका और है, अगर आप सेकंड तरीके से भी समझना चाहते हैं गाइस वो भी देख लीजिए। अगर आप देखते हैं कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल ABC का जो एरिया है, ट्रायंगल हम ABC इसको A1 मान लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल A1 अपॉन एरिया से हम A1 एंड ट्रायंगल A2 किसके इक्वल होता है गाइस आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, AB स्क्वायर अपॉन यहां से किसके इक्वल हो जाएगा, सेकंड साइड PQ स्क्वायर। ठीक है, एंड AB रेशियो PQ स्क्वायर किसके इक्वल दिया, 4:N के। एंड अगर हम एल्टीट्यूड की ही बात करते हैं तो यहां से ये AM जो आपका एल्टीट्यूड है इसके स्क्वायर अपॉन जो आपका PN है, ठीक है, इसके स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, इनके स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 और एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 हमारे साइड स्क्वायर, जो ये फर्स्ट ट्रायंगल की साइड है एंड जो सेकंड ट्रायंगल की साइड है, ये सिमिलर साइड्स होनी चाहिए, ध्यान रखना। अगर हम इस साइड की ले रहे हैं तो इस ट्रायंगल की भी ये साइड लेते हैं, इस ट्रायंगल की ये साइड ले रहे हैं तो इस ट्रायंगल की भी ये साइड लेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लेते हैं, इस ट्रायंगल की ये साइड है तो इसकी भी यही साइड लेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं, ध्यान रखना। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 किसके इक्वल होता है, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है कॉरस्पॉन्डिंग आपका एल्टीट्यूड्स के इस दोनों के स्क्वायर के इक्वल। सो यहाँ से आप देख सकते हैं AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर किसके इक्वल है, AM स्क्वायर अपॉन PN स्क्वायर। ये भी आपका सेकंड मेथड है समझने का कि एरिया ऑफ जो आपकी साइड्स हैं सिमिलर ट्रायंगल के लिए वो जो आपके एल्टीट्यूड्स हैं उनके इक्वल होता है। तो वही चीज़ें मैंने आपकी बताई थी। आपके यहाँ से दोनों साइड से क्या हो जाएंगी, स्क्वायर हट जाएंगी, तो यहाँ से भी AB अपॉन PQ अगर कैलकुलेट करते हैं तो 2/3 आ जाएगा, दैट मीन्स AM अपॉन PN क्या हो जाएगा, 2/3। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं गाइज। 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 2, देन बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वर्कशीट से। 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 2, देन 2 sin हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर या फिर cos स्क्वायर किसी को भी आप टर्म में इक्वल कर लीजिए। आप जानते हैं साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। सो cos स्क्वायर बीटा को हमने वहां से उस वाली कंडीशन से 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा के इक्वल पुट कर दिया। सो गाइस जब हम ओपन करेंगे, अगर हम यहाँ पर सम करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस 1 एंड माइनस माइनस प्लस किसके हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर बीटा के। तो 1 हम राइट साइड ले जाएंगे, प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 sin स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 3, 3 से 3 कैंसिल, साइन स्क्वायर बीटा किसके इक्वल आ गया, 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है साइन के फंक्शन में, साइन स्क्वायर 90 की। ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, साइन बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो वहाँ से बीटा इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, 90 डिग्री के आ जाएगा। सो देख लेते हैं 90 डिग्री किसका आंसर है, ऑप्शन डी का। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर है इतना।
नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर विद द डेसिमल एक्सपेंशन। सो ये क्वेश्चन तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए गाइस। चैप्टर 1 के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं RS अग्रवाल की बुक के भी, एंड जो अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लास्ट ईयर 10 ईयर्स में आए हैं वो भी, केस स्टडी क्वेश्चंस भी, वो सब मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ चैनल पर, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं क्लास 10 मैथ्स एमसीक्यू क्वेश्चंस में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर बताने हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन में अगर हम इसको हटाते हैं तो हमारे रेशनल नंबर डिनोमिनेटर में कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे। सो आइए सॉल्व करते हैं। वैसे आप इसका देखते ही आंसर भी दे सकते हैं गाइस, क्योंकि डेसिमल हटेगा तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या है आपका डेसिमल में है वैल्यू। ये जब हम 3 डेसिमल अपॉन में जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/44,123 अपॉन 1000। और 1000 के जो फैक्टर्स होंगे वो किस में होंगे, 2 और 5 में होंगे। कहीं भी वो तो नहीं आएगा ना आपका, 3 तो नहीं आएगा, तो 2 और 5 में होंगे। इट मीन्स आप देख रहे हैं A, B और D तीनों में C ऑप्शन है, तो C वाला तो नहीं होगा, सिर्फ ऑप्शन C इज द राइट आंसर। 2 और 5 के फैक्टर होते हैं अगर आप 1000 के फैक्टर करेंगे, करके देख सकते हैं आप। ठीक है, अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। द लाइन x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b कैसे होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे, ओवरलैपिंग होंगे, पैरेलल होंगे, नन ऑफ दीज होंगे। सो गाइस इस क्वेश्चन को हम लोग किससे सॉल्व करेंगे, स्पेशली डायग्राम से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 के हम लोग डायग्राम ओपन कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने एक ये y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस हो गया। ठीक है, तो आपको क्या क्या है, x इक्वल्स टू a, तो x इक्वल्स टू a इट मीन्स ये y के पैरेलल होगा। ठीक है, ये आपका क्या है, x इक्वल्स टू a, तो यहाँ पे हम x इक्वल्स टू ये क्या हो गया आपका a हो गया। नाउ y इक्वल्स टू b, दैट मीन्स ये कहाँ होगा, x के पैरेलल होगा, तो ये क्या हो गया आपका y इक्वल्स टू b। तो आप देख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, दोनों एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस टाइप से अगर कभी भी आपको लाइन दी जाए तो वो क्या करेंगे, एक लाइन पर इंटरसेक्ट करेंगे। सो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, वर्कशीट से भी आप देख सकते हैं, मैंने यही आपको यहाँ पर चीजें बताई है। लाइन x इक्वल्स टू a इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड y इक्वल्स टू b इज पैरेलल टू x एक्सिस, सो दे विल इंटरसेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट a -5,6 फ्रॉम द ऑरिजिन। तो ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स वैल्यू क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। तो 0 0 एंड -5,6 जो पॉइंट है वहाँ के आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो डिस्टेंस का सीधा सा फॉर्मूला है जो आप लोग अभी तक स्टडी करते आए हैं। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही होता है। तो x2 0 एंड x1 क्या है, -5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x2 माइनस x1 होता है ना, तो यहाँ पर माइनस का साइन, एंड ऑलरेडी ये वैल्यू माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स 0 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस अब क्या आएगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो 0 माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा एंड स्क्वायर रूट ऊपर से रहेगा। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट इस पूरे का है, ध्यान रखना स्क्वायर रूट किसका है, पूरे टर्म का है आपका। ठीक है, तो सिर्फ 25 का नहीं है, पूरे टर्म का है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो स्क्वायर रूट 61 यूनिट्स आ गया। तो ऑप्शन आपका देख लेते हैं 61 किसका आंसर है, स्क्वायर रूट 61, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, a स्क्वायर इक्वल्स टू 23/25 देन a इज a कैसा है। वैसे तो हम लोग इसका आंसर देखते ही दे सकते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स ने एक्सरसाइज 1D सॉल्व की है वो इसका आंसर देखते ही बता सकते हैं। ठीक है, नाउ हम लोग चलते हैं अपने आंसर शीट की तरफ। सो गाइज यहाँ पर हम लोग की आंसर शीट ये रही। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन डी रहेगा आपका, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो आइए यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 23/25, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर रूट में जाएगा तो स्क्वायर रूट 23 एंड 25 का जब हम स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट 23 क्या है आपका, इरेशनल नंबर होगा। दैट मीन्स ये नंबर कैसा होगा आपका, इरेशनल होगा। तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखते ही इसका आंसर दे देंगे कि नंबर इरेशनल होगा। इट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Now move towards question number 12. If LCM x, 18 equals to 36 and HCF x, 18 equals to 2, then x is. So guys यहाँ पर LCM दिया है, HCF दिया है, दो नंबर दे दिए, तो LCM into HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। सो 36 into 2 किसके इक्वल हो जाएगा, x into
18। सो आइए वर्कशीट से देख लेते हैं हम सॉल्यूशन। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स किसके इक्वल हो जाएगा, एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एलसीएम 36 एंड एचसीएफ 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 18 इंटू 2 दे दिया। तो 18 2 36 होता है, 2 2 4, दैट मीन्स x इक्वल्स टू आपका 4 आ गया। तो यहाँ से देखेंगे x इक्वल्स टू 4, इट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Now, question number 13. In triangle ABC, right angle at B, if tan A equals to root C, then cos A cos C minus sin A sin C, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्टली हम लोग डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद वर्कशीट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया एंड राइट एंगल एट बी। तो गाइज ये आपका राइट एंगल है, तो राइट एंगल बी यानी कि ये एंगल बी आपका 90 डिग्री का होगा। और आपसे क्या बोला है, ए की वैल्यू कितनी दे दी, रूट सी दे दी। अब आप जल्दी से बताइए रूट सी किसकी वैल्यू होती है। अगर हम एंगल की बात करें, tan a इक्वल्स टू रूट सी किसकी वैल्यू होती है गाइज, हमारी tan 60 की होती है। सो यहाँ से आप देखेंगे कि डायग्राम से आपका ए की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। ठीक है, तो ये एंगल कितना आ गया आपका, 60 डिग्री का आ गया। अच्छे से जानते हैं ना, रूट सी किसके इक्वल हो गया, tan 60 के। तो tan से tan कैंसिल, a इक्वल्स टू 60 डिग्री, यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये एंगल कितने का रह जाएगा, 30 डिग्री का रह जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल कितने का हो गया, एंगल सी आपका 30 डिग्री का हो गया हमारा। फाइंड आउट कर लिया ना आपने इजीली, ये समझ आया। ये 90 डिग्री राइट एंगल है, ये हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। tan a इक्वल्स टू रूट सी, 1/√c किसकी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है, एंड रूट सी किसकी होता है, tan 60 की होती है। तो यहाँ से a इक्वल्स टू 60 आ गया, एंड ये 90 प्लस 60 कितना हो गया आपका 150, एंड 180 में से 150 माइनस करेंगे तो 30 आ गया। सो यहाँ से आपको a की वैल्यू मालूम होगी, c की एंगल c की वैल्यू मालूम हो गई। तो यहाँ पर a की रिप्लेस पे 60 एंड c के रिप्लेस पे हम 30 पुट करेंगे एंड वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए, a के रिप्लेस पे 60 एंड c के रिप्लेस पे 30 पुट कीजिए। यहाँ पे cos a की जगह पर हम cos 60 रखेंगे। तो cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी गाइस, जल्दी बताइए, 1/2, एंड cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2, sin 60 की वैल्यू √3/2 एंड sin 60 की वैल्यू 1/2। जब हम सॉल्व करेंगे दोनों को सॉल्व करके 0 आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14। इफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर इन द रेशियो 1:1:2, देन लार्जेस्ट एंगल बीइंग एंगल C। तो जो लार्जेस्ट एंगल है वो क्या कहता है, वो एंगल C है, एंड बाकी बचे हुए एंगल क्या है आपके A और B हैं। तो आइए इसको भी डायग्राम से करते हैं। चलिए, हमने बना लिया कि लार्जेस्ट एंगल आपका C है। ठीक है, तो 1:1:2 में है। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है आपका, 180 होता है। अब आपको रेशो कैसे दे दी है, 1:1:2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं कि 1x प्लस 1x प्लस 2x, तो 4x इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया, यहाँ से आपका 4x इक्वल्स टू 180। ठीक है, 4x इक्वल्स टू 180। तो जब हम सॉल्व करेंगे x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 25। तो एक एंगल ये भी आपका 45 का होगा, ये एंगल ये भी 45 का होगा, बट ये 2 टाइम्स है, तो यानी कि ये एंगल कितने का हो जाएगा आपका, 90 डिग्री का हो जाएगा। राइट, ये कंसेप्ट क्लियर है ना। हमने यहाँ से x इक्वल्स टू 45, इन तीनों को x प्लस 2x से प्लस कर लिया, 4x इक्वल्स टू 180। तो एक एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, 45। इट मीन्स ये अगर हम 1x माने तो ये एंगल 45, ये भी 45, बट ये 90। और ये एंगल कौन सा दिया है, एंगल C दिया है। ठीक है, तो अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं तो दिस इज एंगल C, ये मान लेते हैं एंगल A, एंड ये मान लेते हैं हम लोग एंगल B। ठीक है, तो ये एंगल 90 डिग्री, एंगल A 45, एंगल B भी आपका 45। तो यहाँ पर गाइज हम लोग एंगल A और B के रिप्लेस पे 45 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये था इतना छोटा सा कंसेप्ट समझने का। उसके बाद वर्कशीट से आप इजीली समझ सकते हैं। सिंपली जो हमने अभी सॉल्व किया, तो हम लोग सेक A और कॉस B में यहाँ पर A और B के रिप्लेस पे 45 वैल्यू रखेंगे। तो सेक 45 की वैल्यू √2, कोसेक 45 की वैल्यू √2, tan 45 की वैल्यू 1 एंड कॉट 45 की वैल्यू 1। ये दोनों सॉल्व होकर 1 - 1 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कंसेप्ट क्लियर है।
वीडियो समझ आई है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड बताइए कि यह समझ आ रहा है, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.7 मीटर इन ए रोलिंग डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर। मींस नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। एक व्हील है, ठीक है, सर्कुलर व्हील है आपका, उसने कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन किए हैं, कितने राउंड्स लगाए हैं, रेडियस कितनी है 0.7 मीटर है, एंड डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है उसने 160 मीटर। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का टोटल डिस्टेंस अपॉन एक व्हील की सरकमफ्रेंस। तो आइए इसको वर्कशीट से सॉल्व करते हैं हम लोग। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 176 है, एंड सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 0.7। तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, ठीक है, एंड 2 5 10। एंड इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा गाइस सॉल्व करके आ जाएगा आपका 176, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं ऑप्शन 40 किसका आंसर है। 40 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस मूव किए और एक सर्कमफ्रेंस की वैल्यू। यही हम लोग किसी भी चीज़ों में मान लिया टोटल एरिया हमने देखते हैं ना, एक क्वेश्चन जैसे ब्रिक्स कितनी यूज की तो नंबर ऑफ ब्रिक्स बताते हैं, तो टोटल एरिया एंड एरिया ऑफ वन ब्रिक, इस टाइप से कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सेम यहाँ पर हम लोग को अप्लाई करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, triangle ABC is such that AB equals to 3 centimeter, BC equals to 2 centimeter, and CA equals to 2.5 centimeter. If triangle ABC similar to triangle DEF, then EF equals to 4 centimeter, then perimeter of DEF आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। सो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 गाइज, यहाँ पर आपका पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल DBC किसके इक्वल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स BC अपॉन EF को, ठीक है। तो चलिए सो डायग्राम से सॉल्व करते हैं। पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो गाइज दिस इज योर क्वेश्चन। नाउ हम लोग दो अपने ट्रायंगल बना लेते हैं ABC DEF। तो दिस इज A, ठीक है, तो ये हमारा A हो गया, दिस इज B, राइट। नाउ C D E एंड ये आपका F हो गया। AB आपको C, BC 2, CA 2.5, EF 4 सेंटीमीटर। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक फर्स्ट मेथड जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये BC यहाँ कितनी है 2 है, EF कितना है 4 है। आपको क्वेश्चन में दिया है ट्रायंगल ABC सिमिलर है DEF के, यानी कि यहाँ पर क्या बन रहा है, डबल का रेशियो बन रहा है। ये 2 है तो ये कितना होगा, ये कितना दिया है 4 दिया है। इट मीन्स इस ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये 3 है तो ये कितनी होगी 6 होगी, डबल का रेशियो बन रहा है, ठीक है। सिमिलर बताया ना, तो यहाँ पर डबल का रेशियो बन रहा है। ये 2.5 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 5। ये हमने किससे आइडेंटिफाई किया, इससे, इस 2 से आइडेंटिफाई किया। ये 2 और ये 4 दिया है क्योंकि, और सिमिलर बोला, इट मीन्स डबल का रेशियो बन रहा है। तो 6 + 4 10 एंड +5 15। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दिस इज फर्स्ट मेथड ऑफ द सॉल्यूशन। सेकंड मेथड कि पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC एंड पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, अगर हम DEF की बात करें तो P1 अपॉन P2 किसके इक्वल हो जाएगा गाइज आपका, क्योंकि दोनों ट्रायंगल की BC और EF दो साइड दी है, तो BC अपॉन यहाँ से आप क्या लिख लेंगे EF लिख लेंगे, ठीक है। तो पैरामीटर 2 आपको फाइंड आउट करना है। तो P1 कितना हो जाएगा 3 to 5 एंड 5 + 2 7.5। तो यहाँ पर P1 की देखिए वर्कशीट में मैंने यही बताया आपको, 7.5 लिख दिया अपॉन पैरामीटर ऑफ सेकंड ट्रायंगल इक्वल टू 2/4। सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से 15 आ जाएगा। तो दोनों मेथड से आपका क्या आ गया 15 आ गया। जैसे आप चाहें वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, दो मेथड हैं, दोनों ही ईजी हैं। ओके, नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। 4 tan बीटा इक्वल्स टू 3, तो यहाँ से tan बीटा इक्वल्स टू किसके आ जाएगा 3/4 के। देन 4 sin बीटा 3 cos बीटा, 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं गाइज। यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल बनाने की नीड होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 आई थिंक आपका रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 अभी हमने सॉल्व नहीं किया, ये सॉल्व कर लेते हैं। इन द फिगर DE परपेंडिकुलर टू, ये क्या है पैरेलल टू BC। DE पैरेलल है किसके BC के। AD 3 दिया है, BD 4 दिया है
और ये BC आपको 14 दिया है, तो DE फाइंड आउट करना है कि DE कितना होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत आपने एग्जाम अच्छे से चैप्टर में, ट्रायंगल के चैप्टर में अच्छे से सॉल्व किया होगा। सो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो डायग्राम की तरफ मूव करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, दो अलग ट्रायंगल से बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, दो अलग डिफरेंट ट्रायंगल बनाते हैं। सही, दिस इज ट्रायंगल 1 एंड दिस इज ट्रायंगल 2। एक ट्रायंगल आपका क्या हो गया, AD एंड ये हो गया आपका E। एक ट्रायंगल हो गया गाइस आपका क्या, AB और एक एंगल हो गया आपका C। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आपको बोला है कि ये क्या है, DE पैरेलल है BC के। तो इट मीन्स ये जो आपका एंगल होगा ना D, ये वाला, ये किसके होगा, इसके इक्वल होगा। ये जो एंगल होगा E, ये किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। एंड DE क्या दिया है, पैरेलल दिया है BC के। तो यहाँ पर कौन सी एंगल वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं जो ये ट्रायंगल AD है ये किसके सिमिलर होगा, ट्रायंगल ABC के। तो यहाँ से आपका ये दोनों एंगल क्या होगा, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें ट्रायंगल, क्योंकि सिमिलर नहीं दिया होता तो हमें ट्रायंगल को सिमिलर लिखना होगा। बाय द एंगुलर प्रॉपर्टी से हमारे ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, दोनों सिमिलर हो जाएंगे। सो इस ट्रायंगल से अगर हम AD अपॉन AB एंड यहाँ से देखें DE अपॉन BC, तो गाइज आपको AD कितना दिया है, 3 दिया है। और यहाँ पर आपको AD आपको 3 दिया है, BD आपको कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो ये आपका BD हो गया, ये आपको कितना दिया है, 4 दिया है। ठीक है, ये आपका C दिया है। ठीक है, एंड BC आपको कितना दिया है, 14 दिया है। ठीक है, तो AD आपको 3 दिया है, BD आपको 4 दिया है, तो पूरा AB कितना हो जाएगा, ये पूरा AB हो जाएगा आपका 7, राइट। एंड BC आपको गिवन है कितना, 14। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, DE फाइंड आउट करना है। तो जैसे ही आपके दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो यहाँ से आपका बन जाएगा AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC इक्वल्स टू DE अपॉन BC। जो साइड्स होंगी ये आपस में इक्वल हो जाएंगी। AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC एंड ये DE अपॉन BC। इसलिए मैंने दोनों ट्रायंगल अलग बना के दिखाए हैं कि जैसे ही आपके दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, इसमें इट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगी, AD और AB, AE और AC, और जो ये DE है और ये BC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए, ये जो आपकी साइड है AD, ये इस साइड के इक्वल, ये जो साइड है ये AC के इक्वल, एंड ये जो साइड है DE ये BC के इक्वल हो जाएगी। कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल हो जाएगी। हमें क्योंकि AE और AC से कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ DE कैलकुलेट करनी है, तो हम AD और AB की वैल्यू दी है इसलिए 3/7 ये ले लेंगे। DE हमें कैलकुलेट करना है, BC हमें पता है, तो DE अपॉन BC 14 ले लेंगे। यहाँ से हम सोल्यूशन कर लेंगे एंड आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। तो देख सकते हैं 3/7 इक्वल्स टू DE अपॉन 14, 7 to the 14, तो यहाँ से आपकी D की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, सॉल्व करना है ना, सो इजी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन 18 सॉल्व करते हैं। 4 tan बीटा इक्वल्स टू 3, देन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो गाइज यहाँ से आपकी tan बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4 आ जाएगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दिया है ना, हमें उसमें tan बीटा की वैल्यू दी है। ध्यान से देखिए, सिर्फ tan बीटा की वैल्यू दी है, हमें क्या बनाना है, इस क्वेश्चन में भी tan बीटा बनाना होगा। तो यहाँ पर तो हमारा क्या है, sin बीटा है, यहाँ पर cos बीटा है। तो कोस, अगर हम साइन बीटा से पूरी टर्म को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोट बीटा बन जाएगा। ठीक है, तो इससे अच्छा हम पूरी टर्म को अगर ऊपर डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों को कोस से डिवाइड कर दे, कोस बीटा से, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर tan बीटा बन जाएगा और यहाँ से कोस बीटा ये हट जाएगा, तो दोनों जगह पर tan बीटा आ जाएगा। एंड tan बीटा की आपको वैल्यू कितनी दी है, 3/4 दिया है। तो जैसे ही हमने cos बीटा से डिवाइड किया तो 4 tan बीटा माइनस 3, और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 4 tan बीटा प्लस 3। ये cos बीटा आपके हट जाएंगे एंड sin बीटा अपॉन cos बीटा को हम tan बीटा लिख लेंगे। तो tan बीटा की वैल्यू की जगह पर हम 3/4 रख देंगे। तो 4 × 3/4 क्या हो जाएगा, क्या रह जाएगा, 3 माइनस 3। ठीक है, अपॉन 4 × 3/4। अगेन देखिए गाइज, ये एक अलग से पूरा आपका यहाँ पे 4 × 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो ये 3 रह जाएगा प्लस 3। तो 3 - 3/3 प्लस 3 यानी कि 0/6, इट मीन्स 0 आएगा। 0 को किसी से भी डिवाइड करें तो आपका 0 ही आएगा। आप ये सॉल्व करके अच्छे से देख सकते हैं। नाउ ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है।
Now, question number 19. One equation of a pair of dependent linear equation is minus 5x plus 7y equals to 2. Then second equation can be. Guys, आपको बोला है कि एक वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, क्योंकि आपको डिपेंडेंट बोल दिया, इट मीन्स जो आपकी सेकंड इक्वेशन होगी वो किसकी जैसी होगी, वो जो आपको फर्स्ट इक्वेशन दी है उसी की जैसी होगी। डिपेंडेंट से क्लियर होता है कि जो सेकंड इक्वेशन होगी वो तो या तो 2 का मल्टीपल होगी या 3 का मल्टीपल होगी या 4 का मल्टीपल होगी, मतलब किसी से मल्टीप्लाई उसकी हो रखी होगी, लेकिन सेम होगी ऑलमोस्ट इसके। अगर हम उसको किसी भी टर्म से डिवाइड करेंगे तो वापस यही टर्म आ जाएगी। तो ये डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन का मीनिंग होता है। सो यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन को गाइज मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, इफ वी मल्टीप्लाई द 2, वी मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस 10x प्लस 14y इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ऐसी कोई टर्म है माइनस 10x प्लस 14y इक्वल्स टू 4। तो इन दोनों में 4 लेफ्ट साइड में आ रखा है, तो यहाँ पे जब 4 लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये तो फुलफिल नहीं हो रही है, तीनों ही इक्वेशन नहीं बैठ रही है। तो यहाँ पे देखते हैं इसमें एक इस ये वाली आपकी देख सकते हैं आप, जब हमने मल्टीप्लाई किया माइनस 10x प्लस 7y प्लस 14y इक्वल्स टू 4, तो गाइज यहाँ पर साइन चेंज है, सिर्फ हमने क्या किया माइनस 2 से मल्टीप्लाई की। चलिए माइनस 2 से करेंगे तो प्लस 10x माइनस 14y इक्वल्स टू माइनस 4, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो आपको चेक करके देखना है। तो यहाँ पर अगर हम माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन को, क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, इस इक्वेशन को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10x माइनस 14y इक्वल्स टू माइनस 4। सो यहाँ से ये आपका सोल्यूशन आ जाता है, इट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर हम माइनस 2 किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली ऑप्शन ए बी सी फॉलो नहीं हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करके आते हैं। सो यहाँ पर हमें अल्फाबेट्स, ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26 होते हैं। चूज रैंडमली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ लेटर ऑफ वर्ड दिस। सो वो कह रहा है कि यही लेटर हो, 26 की अल्फाबेट्स है, तो कैलकुलेट करते हैं। C6, C9, 10, 11। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसका आंसर फटाक से 11/26 लगा देंगे। भाई ये आंसर 11/26 ऑप्शन में भी दिया है, वो दिमाग लगाएंगे नहीं और इसका आंसर 11/26 लगा देंगे, जो कि आपका आंसर बिल्कुल गलत होगा। और आप सोचेंगे कि यार मैं तो सारे क्वेश्चन सही करके आया हूँ, सो क्यों मेरे मार्क्स कम आए। तो दिस इज द रीजन ऑफ रॉन्ग आंसर। गाइज यहाँ पर आप देखेंगे, मैंने आपको जब प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट अच्छे से समझाया था, वो वीडियो मस्ट है, देख लीजिएगा, कभी भी अपना कंसेप्ट नहीं भूलेंगे प्रोबेबिलिटी का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है उनके। और गाइज यहाँ पर हम देखते हैं कि रिपीटेड नंबर नहीं लेते, तो हम देखेंगे m 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, a 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, t 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, उसके आगे h एक ही बार है, e भी एक बार है, i भी एक बार है, c भी एक बार है, t भी s भी एक बार है। तो दैट मीन्स 11 नंबर है जिसमें 3 नंबर्स रिपीट हुए हैं। तो 11 में से आप क्या करेंगे, 3 माइनस कर देंगे। सो गाइज आइए यहाँ पर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो 11 में से 3 माइनस कर देंगे तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8/26 और यहाँ से 4 2 ज़ा 8/13। दैट मीन्स आप देखिए ऑप्शन कौन सा होगा, 4/13। इट मीन्स ऑप्शन ए होगा 4/13। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 4/13। ठीक, क्लियर है गाइज। सो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि क्या चीज़ें आपको दी हुई हैं ऑप्शन में। आपको 11/26 नहीं लगाना। यही रीज़न है कि आपको एग्जाम में वो आंसर भी दे सकते हैं कि जो बच्चे मोस्टली जिससे मिस्टेक करें, जिससे बच्चों का आंसर आ सके, तो वो आंसर भी आपको ऑप्शन में दिया होता है। इसलिए बहुत ही ध्यान से कीजिए, अच्छे से कीजिए। और जो आगे का सेक्शन बी का ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। एंड गाइज उससे आगे हम लोगों का आता है आप केस स्टडी वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो सेक्शन बी फॉर 20 क्वेश्चंस का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। एंड सेक्शन सी 10 क्वेश्चन का हम लोग उसे नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। सो वो आप चैनल पर देख सकते हैं। सो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, सो मिलेंगे गाइज नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये आपको अच्छे समझ आ गया होगा। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, इसी टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। चैनल पर आपको MCQ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं, अदर सब्जेक्ट्स के भी आपको MCQs प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वो आप कम्युनिटी पर जाकर लिंक देख सकते हैं ब्लॉग्स के, वहाँ पर आपको साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश सभी के लिंक्स अवेलेबल हो जाएंगे MCQ क्वेश्चंस के, तो आप देख लीजिएगा।
एंड दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के भी चैप्टर वाइज आपको केस स्टडी के भी एमसी क्वेश्चन सभी अवेलेबल किए जा रहे हैं टर्म 1 के। तो अगर आप अच्छे सॉल्व कर लेंगे तो 40 आउट ऑफ 40 आने के लिए आपकी कोई देरी नहीं है, पूरे मार्क्स आप लेके आएंगे। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।